हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज और तीसरा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज, क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज। द चार्ज ऑन ए बॉडी लिखा है ना, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई भी लिख सकते हो। अगर आपको शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ना, इसी को ई से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों, जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है उसका जो यूनिट, यूनिट मतलब सबसे छोटी वैल्यू, चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है। यूनिट का मतलब यहां पे एसआई यूनिट नहीं है। यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी वैल्यू। चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे डिनोटेड बाय ई, ई से डिनोट किया जाता है। और उस ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। लिखा है ना यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो बेसिक, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, उसे यूनिट बोला गया है। यूनिट से कंफ्यूज मत होना, यहां पे ऐसा यूनिट की बात नहीं हो रही है, सबसे छोटी इकाई। तो चार्ज की जो सबसे छोटी इकाई है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। फिलहाल क्लास 12 के हिसाब से आप ऐसा मान सकते हो कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इतना ही चार्ज होता है, बस वो नेगेटिव चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन के अंदर भी इतना ही चार्ज होता है, बस वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो बच्चों, क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज, क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज। और ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये जो एन है, एन आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है। तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, क्यू का मतलब टोटल चार्ज, किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा बच्चों इसी फॉर्म में होगा, एन इंटू ई की फॉर्म में होगा। इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा इसी फॉर्म में रहने वाला है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। बस दैट्स इट, इतना ही है। तो लिखा क्या है, द चार्ज ऑन ए बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। तो ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है इसे ई से डिनोट किया जाता है। द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, इसे ई से डिनोट किया जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, द चार्ज ऑन ए बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई भी लिख सकते हो। तो ये देखो, ई का मल्टीपल है ना, ई इंटू एन है, ई इंटू एन है। एन तो क्या है आपका? एन तो आपका इंटीजर है ना, तो इन दोनों का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है ना। तो देखो एन क्या हो सकता है, Q इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो n इंटू ई की फॉर्म होगा। या तो वो 1 इंटू ई भी हो सकता है, 2 इंटू ई भी हो सकता है, 3 इंटू ई भी हो सकता है। किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज 4 इंटू ई भी हो सकता है, 5 इंटू ई भी हो सकता है। वो इसी फॉर्म में होगा, इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। 6 इंटू ई भी हो सकता है, 100 इंटू ई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब देखो ई क्या चीज है बच्चों, ई का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। एन का ये जो एन है, एन का मतलब आप ऐसे समझिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो एन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6, 7, इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता। ठीक है। तो बच्चों, किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 होगा, या तो इंटू 2 होगा, या तो इंटू 3 होगा, या तो इंटू 4 होगा, या तो इंटू 5 होगा। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। एन इंटू ई की ही फॉर्म में होगा, इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। समझ लो, अगर किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल चार्ज इतना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल चार्ज इतना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना, 4, 4 है तो इतना। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। अब देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कोई नया टॉपिक नहीं है, क्लास 10th में भी आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है इज अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कुलम पॉसिबल। वो ये कह रहा है कोई बॉडी है, किसी बॉडी में क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, एन इंटू ई। हमें पता है किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो एन इंटू ई की फॉर्म में होता है।
इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो टोटल चार्ज कितना दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ दे रखा है। यही हमें चेक करना है कि क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है। तो अगर किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो n इंटू ई की फॉर्म में होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता नहीं है, n तो हमें पता नहीं है, लेकिन E का वैल्यू हमें पता होता है। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो इसे यहां पे लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो इसी फॉर्म में होगा, इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। तो इसका मल्टीपल आना चाहिए ये, ठीक है। तो n क्या आना चाहिए बच्चों, n या तो 1 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, तो 3 4 5 इसी तरीके से आते रहना चाहिए। डेसिमल में नहीं आना चाहिए n अगर डेसिमल में आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। और n अगर 1 2 3 4 5 की फॉर्म में आया तो इतना चार्ज किसी भी बॉडी में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो चलो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये कैंसिल होगा, 16 3 कितना होता है 48 होता है। तो n क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, प्योर इंटीजर आ रहा है, मतलब प्योर एक नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी में यहाँ पे जिस बॉडी में इतना चार्ज होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे तो हाँ यहाँ पे पॉजिटिव आ रखा है ना, हाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये जो n होता है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ चार्ज ऑफ इतना चार्ज पॉसिबल, क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है। तो हमें तो पता है, हम तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, n इंटू ई। हमें पता है किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो इसकी फॉर्म में होगा, n इंटू ई की फॉर्म में होगा। तो टोटल चार्ज कितना दे रखा है 5.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम दे रखा है। n इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो n फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम n फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5.8 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये कटेगा। और बच्चों जब आप इसको डिवाइड करते हो ना तो n का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आता है 3.625। तो यहाँ पे n क्या मिला आपको, n इज नॉट एन इंटीजर। n इंटीजर नहीं है बच्चों, n क्योंकि इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि ये जो चार्ज हमें गिवन था ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, किसी भी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो n अगर 3 होता तो देन ये चार्ज पॉसिबल हो सकता, तो n यहाँ पे प्योर इंटीजर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने क्या बताया था कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए, n की वैल्यू है तो 1 आनी चाहिए, तो 2 इसी तरीके से आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे n आपका 3 डेसिमल में आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि द गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो गिवन वैल्यू है चार्ज की, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी फ्रॉम विच 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। वो कह रहा है कि कोई बॉडी है, उस बॉडी से अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर देते हो तो बॉडी में कितना चार्ज रहेगा, कितना चार्ज रहेगा, मतलब ये हमें बताना है। तो मान लो अभी हमारे पास हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान लेते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझते हो ना आप, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी है। ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है स्टार्टिंग में मान लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहां क्या लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। तो अगर मैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देखो यहां से देखो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, प्लस का मतलब प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोटॉन से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन थे यहां पे, ये यहां से रिमूव हो गए, चले गए। तो अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, लिखा ना फ्रॉम विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। तो जिस बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन जाता है ना उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां अनबैलेंस्ड रह जाता है। अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गया, 1 2 3, ये लिखा है ना फ्रॉम विच 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गया है तो 3 ही प्रोटॉन यहां अनबैलेंस्ड रह जाएगा। और 3 प्रोटॉन अनबैलेंस्ड होने का मतलब होता है बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो टोटल चार्ज होगा वो n इंटू ई होगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा बस, क्योंकि यहां प्रोटॉन है, यहां एक्स्ट्रा प्रोटॉन है।
देखो प्रोटॉन तो ये भी हैं, लेकिन इन प्रोटॉन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे है, इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो ये जो रीजन है ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रखा है, ये बैलेंस्ड हो रखे हैं, पर ये वाला प्रोटॉन अनबैलेंस्ड है, इसीलिए इसकी वजह से ये बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस आएगा, N की जगह में 1 2 3 प्रोटॉन। भाई 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 3 ही प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। तो इन 3 प्रोटॉन की ही वजह से ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। और हमें व्हाट इज द चार्ज पूछा है, हमें चार्ज ही तो निकालना है। तो यहां पे ये 3 आ जाएगा, 3 प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है, ठीक है। बाकी Q इज इक्वल टू इसको 16 3 कितना होता है 48, तो ये 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये टोटल चार्ज आ गया है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पे क्या कह रहा है, टू बॉडीज ए, सबसे पहले इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यहां पे लिखा देखो 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो कूलम। इस रिलेशन को कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए। 1 कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो कूलम होता है, और 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम होता है, ठीक है। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेस -3 माइक्रोकुलम एंड -0.44 माइक्रोकुलम। अब जैसे मान लो ये दो बॉडी है, ठीक है, दोनों में ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये -3 माइक्रोकुलम इसमें चार्ज है और इसमें -0.44 माइक्रोकुलम का चार्ज है। तो आपको पता चल रहा होगा ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इसमें इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है, इसके पास कम नेगेटिव चार्ज है, ये ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है लेकिन ये कम नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें पता है, देखो सबसे पहले 1 माइक्रोकुलम कितना है, 10 की पावर -6 कुलम के बराबर है। तो सबसे पहले इसे ऐसे करते हैं, कुलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो माइक्रोकुलम दे रखा है, इसे कुलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -3 इंटू 1 माइक्रोकुलम 10 की पावर -6 है, तो ये 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कुलम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसे भी -0.44 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुलम हो जाएगा। इसका मतलब इस बॉडी में इतना कुलम चार्ज है, इसमें इतना कुलम चार्ज है, दोनों में नेगेटिव दोनों बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। वो कह रहा है ए से बी बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाए सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज, ताकि उनमें दोनों में इक्वल चार्ज आ जाए। हमें ये बताना है कि इस ए बॉडी से इस बी बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाए कि इन दोनों बॉडी में इक्वल चार्ज आ जाए। देखो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से मानो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दिया। कितना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही तो हमें निकालना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराया जाए कि दोनों में सेम, दोनों में चार्ज क्या आ जाए, इक्वल चार्ज आ जाए, दे एक्वायर इक्वल चार्ज। तो हमें यहां पे लिखना है लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स be transferred from A to B, then charge on A will be equal to charge on B। समझ में आ रहा है? यहां पे पूछा है ना, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। तो हमने कहा चलो, वो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाए कि दोनों में इक्वल चार्ज आ जाए। तो हमने कहा चलो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ए से बी, और ऐसा होने से क्या हुआ, चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन बी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो चार्ज ऑन ए कितना है, चार्ज ऑन ए है -3 इंटू 10 की पावर -6। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इतना n इंटू ई चार्ज इधर चला गया होगा। समझ रहे हो ना, n इंटू ई चार्ज इधर चला गया होगा। तो चार्ज इधर, अगर नेगेटिव चार्ज इधर चला गया होगा तो यहां चार्ज क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो यहां पे ये प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो, ये चार्ज ऑन ए है, मतलब ए बॉडी में अब इतना चार्ज रह जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे यहां प्लस क्यों आया। अगर चार्ज यहां से गया बच्चों, यहां से चार्ज गया है ना, तो यहां चार्ज कम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल जाएगा तो वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को इधर ले जाएगा। तो यहां पहले नेगेटिव चार्ज इतना था यहां पे, अब कुछ n इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, इसीलिए यहां पे प्लस हो रहा है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां चार्ज क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा ना। अगर मैं यहां माइनस साइन लगा दूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहां का चार्ज तो ज्यादा हो जाएगा फिर। तो हमें तो यहां का चार्ज घटाना है ना, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने से यहां चार्ज कम हो रहा है, यहां चार्ज बढ़ रहा है। फाइनली ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत ज्यादा चार्ज था, इसके पास कम चार्ज था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है।
दूसरा, यहाँ पे चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, बी में चार्ज कितना था, इतना था, -0.44 इंटू 10⁻⁶ था। अब इसमें चार्ज आ रहा है, इस वाली बी बॉडी में चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे n इंटू ई, इतना ही चार्ज तो आएगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का। तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ चार्ज आ रहा है, तो यहाँ चार्ज बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ माइनस माइनस आ रखा है, और यहाँ चार्ज घट रहा था, इसीलिए यहाँ माइनस प्लस में घटेगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे हम लोग इसे। देखिए यहाँ पे ये n इंटू ई है, और ये माइनस n इंटू ई है, इसे इधर लिया ये, तो ये प्लस n इंटू ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -0.44 इंटू 10⁻⁶, इसे इधर लाइए तो ये +3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2n इंटू ई, और यहाँ पे 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा, तो ये -0.44 प्लस ये 3 आ जाएगा। ठीक है, देन ये हो जाएगा आपका 2n इंटू ई इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2.56। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, ये n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई। ठीक है, तो 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, अब देखो इसे आप खुद ही डिवाइड कीजिएगा, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ आपका, इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 8 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब ट्रांसफर होंगे तो दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्लास 10th में आपने कर रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। वो ये कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। टोटल चार्ज कितना दे रहेगा, 1 कूलम, तो ये Q की जगह में आ जाएगा 1 कूलम। अरे ये बताना है हमें कि इस 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Q का वैल्यू तो 1 कूलम दे रखा है, N हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, जब आप इसे सॉल्व करते हो 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। इसका मतलब यह है, मान लो ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में अगर 1 कूलम का चार्ज है, इस बॉडी में अगर 1 कूलम का चार्ज है, -1 कूलम बोल लो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना यहाँ पे। इस बॉडी में अगर 1 कूलम का चार्ज है तो इसका मतलब इस बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। -1 कूलम का अगर उसमें चार्ज है, तो अगर +1 कूलम का चार्ज होगा तो तब उसमें इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे जो अनबैलेंस्ड हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 1 कूलम चार्ज होने का मतलब ये होता है कि बॉडी में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब देखो अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, जैसे मान लो ये 1 कूलम है, अरे यहां पे मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं ये बड़ी वैल्यू है या ये बड़ी वैल्यू है, तो बच्चों ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे मैंने 1 कूलम चार्ज पुट किया था, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मतलब क्या होता है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम का चार्ज होता है। तो ये 1 कूलम वैल्यू बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे तो नेगेटिव भी आ रखा है ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो यहां पे लिखा है द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। हमारे पास कोई सिस्टम है, अब सिस्टम की जब भी बात होती है तो हम एक से ज्यादा बॉडी की ही बात करते हैं। सिस्टम, जब भी सिस्टम बोला जा रहा है ना, तो मतलब एक से ज्यादा बॉडी की बात हो रही है। ठीक है,
तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट उन एल्जेब्रिकली उनमें जो चार्ज है ना, उन बॉडी में जो चार्ज है उन्हें ऐड कर देना है। ऑल द चार्जेस बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंटेड एनीवेयर ऑन द सिस्टम में चाहे वो बॉडी कहीं भी पड़ी हुई है, इधर कोने काने में पड़ी हुई है, बस उन चार्ज को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम कंटेन एन चार्जेस, मान लो किसी सिस्टम में एन चार्जेस है, जैसे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Qn चार्ज। मान लो n बॉडीज हैं और n बॉडीज के पास ये चार्ज है, एक बॉडी में इतना चार्ज है, एक में इतना चार्ज है, एक में इतना चार्ज है, फिर इतना चार्ज है। तो अगर आपको उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज कैसे निकालो, Q का मतलब टोटल चार्ज, जस्ट उन चार्ज को ऐड कर दो, Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक उन्हें ऐड करते जाइए, इस तरीके से टोटल चार्ज निकल जाता है। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो देखो अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लो ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, मान लो एक सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड नहीं, मान लो कोई सिस्टम है। अब इस सिस्टम का मुझे टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी के पास जो चार्ज है प्लस Q चार्ज है, ठीक है, इस बॉडी के पास -2Q चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये बॉडी के पास +5Q चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मुझे इस सिस्टम का पूरे ये 3 बॉडी से मिलकर के एक सिस्टम हमारे पास है, इस सिस्टम का मुझे टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, आप इनको जस्ट ऐड कर दोगे, जैसे यहाँ पे Q लिखा, फिर प्लस किया, फिर -2Q लिखा, फिर प्लस किया, फिर +5Q लिख दिया। तो इस तरीके से इन्हें ऐड कर दिया जाता है। 5Q + Q क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा, 6Q -2Q कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये टोटल चार्ज मिल गया, सिस्टम का टोटल चार्ज मिल गया। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए भले ही यहाँ पे नेगेटिव, मान लो टोटल चार्ज निकालना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मान लो इसका टोटल चार्ज निकालो, जैसे मान लो ये बॉडी है, इसमें -3 कूलम का चार्ज है, इसमें -2 कूलम का चार्ज है, इसमें -1 कूलम का चार्ज है। अब इसका टोटल चार्ज निकालना है, तो इसका टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा, Q = -3 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस -1 कूलम। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 एंड 6 -6 कूलम हो जाएगा। तो टोटल चार्ज इस तरीके से निकाला जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जस्ट उन्हें ऐड कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। चार्ज आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए आपको आइसोलेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा। कैसे, क्या सिस्टम लेना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेट, देखो सबसे पहले सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम में हम एक से ज्यादा बॉडी लेंगे, जैसे एक बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी मैंने ले ली, ठीक है, 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा लेनी है। आइसोलेट, अब ये कुछ चार्ज्ड बॉडीज हैं, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, लेकिन इसे आइसोलेटेड सिस्टम तब बोला जाएगा जब इसके सराउंडिंग में, अगल बगल में कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है भी, तो इस चार्ज के साथ ये वाला, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है पड़ा हुआ, लेकिन ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इनके साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसका इनसे कोई वो कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये जो चार्ज हैं इनका आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन इनका किसी बाहर के चार्ज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, देन इस सिस्टम को आइसोलेटेड बोला जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब इन चार्ज को बाहर के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इन्हें बाहर के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कह रहा है, तो टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। वो ये कह रहा है कि कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज रहता है, जो टोटल चार्ज रहता है वो ऑलवेज रिमेन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कंजर्व रहेगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लाइन में तो लिख दिया कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, ऐसे समझते हैं इसे। देखो आगे क्या लिखा है, सपोज विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मान लो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो कि कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज्ड बॉडीज, मान लो बहुत सारी चार्ज्ड बॉडीज से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे ये 3 बॉडी मैंने दिखा रही, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है कुछ चार्ज्ड बॉडी से बना हुआ है। फिर आगे लिखा है ड्यू टू इंट्रैक्शन अमंग द बॉडीज, उन बॉडीज में आपस में कुछ इंट्रैक्शन है। अब बॉडीज में आपस में इंट्रैक्शन कैसे करके होगा, तो बॉडीज में आपस में इंट्रैक्शन तब होगा जब ये आपस में टच होंगी या रब होंगी। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को थोड़ा पकड़ा और इसे हिला दिया, तभी तो उनमें कुछ इंट्रैक्शन होगा, जब ये एक दूसरे के साथ टच होंगी या इनमें रबिंग होगा जब कुछ, तभी तो इनमें कुछ इंट्रैक्शन होगा। तो लिखा हुआ ना ये ड्यू टू इंट्रैक्शन अमंग बॉडीज, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो बॉडीज होती है ना, वो आपस में इंट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन बाहर की बॉडी के साथ इंट्रैक्ट नहीं हो सकती। आपस में इनका इंट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन बाहर की बॉडी के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा इनका, ठीक है।
तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज चार्ज मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इस इंडिविजुअल बॉडी में जो चार्ज था, इसमें जो चार्ज था, इनमें जो चार्ज था, इनके इंटरेक्शन की वजह से ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखो मान लो अगर ये आपस में टकराएंगी तो टकराने से हो सकता है क्या होता है, अगर ये चार्ज्ड बॉडी है, ये आपस में टकराएंगी तो हमने मान लो इस सिस्टम को हिला दिया, तो ये जो इंडिविजुअल बॉडी में जो पहले इतना चार्ज था वो कुछ और हो जाएगा, इसका भी कुछ और हो जाएगा, इसका भी कुछ और हो जाएगा, लेकिन फाइनली जो टोटल चार्ज रहेगा वो कंजर्व ही रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व ही रहेगा, भले इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज चेंज हो जाए, लेकिन इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहेगा वो कंजर्व ही रहेगा। देखो क्या लिखा है, चार्ज में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, बट इट इज फाउंड दैट, लेकिन ये पाया गया द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज जो सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। अब देखो इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, अब ये क्लियर होने वाला है। देखो बच्चों, अगर मैं इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालूं, अगर मैं इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालूं तो टोटल चार्ज मैं कैसे निकालूंगा, ये +2 कूलम है, फिर प्लस -4 कूलम है, फिर प्लस ये 6 कूलम है, तो ये 6 अब +2 8 -4 कितना हो गया 4 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना आया 4 कूलम आया। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इतना आ गया टोटल चार्ज इस सिस्टम का, अब हमने क्या किया, इसमें इनमें कुछ इंटरेक्शन करवाया, ये जो चार्ज्ड बॉडीज थी इनमें कुछ इंटरेक्शन कराया है हमने, इस सिस्टम को हिला दिया, तो हिलाने से ये एक दूसरे में टच होने लगी, इनमें रबिंग होने लगा, तो इनमें कुछ इंटरेक्शन हुआ, लिखा ना ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज चार्जेस मे गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये जो चार्ज है, जो इंडिविजुअल बॉडी में जो चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, हो जाता है। तो मान लो जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 कूलम का चार्ज आ गया, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज आ गया, यहाँ पे 4 कूलम का चार्ज हो गया, तो इंडिविजुअल बॉडी में चार्ज तो डिफरेंट हो गया, लेकिन इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहेगा ना अभी भी 4 कूलम के ही बराबर रहेगा। जो भी इनमें जो चार्ज जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि जो चार्ज टोटल चार्ज पहले था वही टोटल चार्ज बाद में भी रहेगा। देखो कैसे अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालूं, अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालूं तो उसे कैसे निकालूंगा, 1 कूलम प्लस -1 कूलम प्लस 4 कूलम, तो ये 1 और -1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 4 कूलम, तो टोटल चार्ज क्या हो गया 4 कूलम हो गया। तो इंडिविजुअल चार्ज जो था वो तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, चार्ज इधर से उधर हमने इसे हिलाया, इनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लेकिन जो पहले टोटल चार्ज था वही बाद में टोटल चार्ज रहेगा। इसी को बोला जाता है कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।